कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एनएलएम के नेक्स्ट पार्ट की, जो है फ्रिक्शन। अभी तक हम बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं, एफबीडीज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि कैसे इक्वेशन हमें यूज करनी है F इक्वल टू एम ए की। अभी हम एक नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे विच इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? तो हम पहले छोटा सा डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे दो सरफेसेस के बीच में। मैंने एग्जांपल दिया था आपको अपने हाथों का, कि ये जो दो हाथ आपको दिख रहे हैं, दो पाम है, ये अगर एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है, मतलब एक चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर, चाहे वो नीचे वाला चले, चाहे ऊपर वाला चले, चाहे दोनों चले, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। और इस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। और वो क्यों अपोज करता है? क्योंकि जो सरफेसेस होती हैं वो होती हैं रफ। रफ मतलब जो आपको सरफेसेस दिखती हैं वो एकदम ऐसी प्लेन सरफेस दिखती है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन हर सरफेस ऐसी प्लेन नहीं होती। इन सरफेसेस पे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखें तो ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। अब जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो इनके ग्रूव्स भी कांटेक्ट में आते हैं और वो एक दूसरे पे रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। अब सोचिए कि ग्रूव्स ऐसे बने हुए हैं, इनके बीच में अगर दूसरा ग्रूव आके फंस गया तो उसे आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। और वही जो दिक्कत है वो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की तरह हमें दिखती है। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है बात यहाँ तक? ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स हम जब बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। पहली बात तो हम ये भी कर चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इनटू एन के बराबर। ये हम पहले बता चुके हैं। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जो हम अभी एफबीडीज में बात कर चुके थे काफी सारी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू वन। ऐसा हमें लिखना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं आगे क्या क्या इसमें और चीजें हो सकती हैं, पर फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू इंटू एन के बराबर। हमें ऐसा याद करना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, ये याद करना अधूरा है। हमें याद करना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है म्यू एन के बराबर। ये याद करना सही है। क्यों, हम आगे देखते हैं अभी। ठीक है। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेसेस के बीच में लग रही है, जो दो सरफेसेस पे फ्रिक्शन आपस में लग रहा है वो। और म्यू क्या है? उन सरफेसेस के कांटेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां तक बात क्लियर है आपको? चलिए, अब जो मैंने आपको बोला इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे, एक मास जो है यहाँ पे रेस्ट पे है, ऐसा रेस्ट पे है, इसका एम मास है तो नीचे इस पे एम जी लग रहा होगा, ऊपर इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है एक्स्ट्रा। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे एन तो आप एन लिखेंगे एम जी के बराबर। हमें पता है एफबीडी हम जानते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एन इक्वल टू एम जी। अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, क्या वो फ्रिक्शन मैं लिख दूं सीधा म्यू एन के बराबर होगा, मतलब म्यू एम जी के बराबर होगा? क्या ये लिखना सही है? ये लिखना गलत है। क्यों? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा जीरो। भाई ऐसा क्यों? फ्रिक्शन फोर्स तो हमने बोला था कि म्यू एन के बराबर होता है, पर यहाँ जीरो कैसे? हमने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर हो सकती है, जीरो से म्यू एन के बीच में वो वेरी कर सकता है। पहली बात। फ्रिक्शन कब लगता है? जब जरूरत होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब जरूरत होती है। अब यहाँ पे सोचो, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट में रखा हुआ है, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तो ये किसको अपोज करेगा? किसी को नहीं। तो जब अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना होगा? जीरो होगा। ये बात क्लियर है? सोचो अगर इसी को मैं ऐसा बना देता, वही एम मास का है, इधर एम जी ऊपर एन,
और इस बार आपने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F के बराबर। अब इस F फोर्स से इसको खींच रहे हैं आगे की तरफ। तो जब खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि अब ये इस सरफेस जो ग्राउंड है और जो ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। यहां तक बात क्लियर? अगर ये ब्लॉक आगे तरफ बढ़ता है तो रिलेटिव मोशन होगा, और उस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आना चाहिए। और वो फ्रिक्शन कैसा आना चाहिए? सच दैट इस मोशन को अपोज करे, मतलब फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की तरफ, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। क्लियर है बात? तो ये आपका आएगा फ्रिक्शन, और यहाँ इस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी F के बराबर। जितना आपने फोर्स लगाया उतना यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। हालांकि इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है म्यू एन के बराबर। तो अगर ये फोर्स म्यू एन से कम है, इज लेस देन म्यू एन, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ के बराबर लगेगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद अपने आप सामने देख सकते हैं कि आप जिस टेबल पर रख के पढ़ाई कर रहे हैं, उस टेबल को आप एक उंगली से पुश करने की कोशिश कीजिए। एक उंगली से पुश करने की कोशिश करो, टेबल शिफ्ट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, पर आपने इस पे फोर्स तो लगाया, छोटा ही लगाया, चाहे आपने एक उंगली से इसको पुश किया मतलब फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो अपनी जगह से हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? भाई हमने तो पढ़ा था F इक्वल टू एम ए, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए था, वो अपनी जगह से हिल जाना चाहिए था। क्यों नहीं हिला? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे लगा जिसने आपके फोर्स को बैलेंस कर दिया, नेट फोर्स इस पे जीरो कर दिया, और वो फोर्स था फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात? जो ग्राउंड और टेबल के जो बेस है, जहां पे वो टिका हुआ है ग्राउंड से, उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है वो। अब आप क्या कीजिए, इस उंगली से जो आपने पुश किया था उसे थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाइए, वो फोर्स बढ़ाते रहिए, इसको ज्यादा पुश कीजिए। ठीक है? हो सकता है वो अभी भी ना हिले, भारी है तो अब उसे पूरे हाथ से पुश कीजिए। अब वो हो सकता है कि हिल जाए। ऐसा क्यों हुआ? आपने फोर्स लगातार चेंज किया, आपने धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज किया, पूरे हाथ से जब फोर्स लगाना शुरू किया तो आपने देखा कि अब वो हिल गया। तो बहुत देर तक तो वो मोशन में नहीं था, पर अब वो अचानक से मोशन में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? वो यहां से अपनी बात समझ में आती है कि आप जो फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शन, आप जो फोर्स लगा रहे थे एक्सटर्नल, उसको अपोज कर रहा था फ्रिक्शन फोर्स। पर फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन के बराबर, और एन यहाँ पे mg के बराबर है, तो म्यू mg यहाँ पे हम मान सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। जिस समय वो फोर्स म्यू एन से ज्यादा हो गया, जो आप बाहर से लगा रहे हैं, उस समय वो टेबल मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उस पे नेट फोर्स आ चुका है। अब फ्रिक्शन जो है उसको जीरो नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको अपोज अभी भी कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं कर पा रहा। जब जीरो नहीं कर रहा तो उस पर एक नेट फोर्स आ चुका है, और उस नेट फोर्स की वजह से उसके पास एक्सेलरेशन आया और वो अपनी जगह से मूव हुआ। तो याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब कोई एक्चुअल, मैं पहले बता देता हूं आपको, यहां लिख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? जब कोई एक्चुअल मोशन ना हो, नो रिलेटिव मोशन between surfaces, but there is a tendency of motion, और उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन यहाँ पे होता है। तो टेंडेंसी यहाँ क्या थी जो आपने अभी किया? आपने अपने टेबल को पुश किया। जब पुश कर रहे हैं तो वहां पे एक टेंडेंसी है कि ये टेबल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन में आ सकता है, मतलब ये अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है। ये एक टेंडेंसी है वहां पे। इस टेंडेंसी को अपोज कौन कर रहा है? वो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम कब आता है? जब एक्चुअली कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, वो बस इस तरीके से रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि ये मूव कर सकता है। तो इस टेंडेंसी को अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए इसका नाम है स्टैटिक। जो रेस्ट पे होता है वो। ठीक है? तो हमने जो भी एग्जांपल लिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल थे, जहां पे एक ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है, फ्रिक्शन जीरो था। जब आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो ये फोर्स आया फ्रिक्शन का उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर।
भाई जब आपने टेबल पे फोर्स लगाया तो जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इंक्रीज कब तक हो सकता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके आगे फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। तो लेट्स से अपन कहते हैं कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, अपन इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं न्यूमेरिकली। आपने बोला कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा, जिसका मास है 5 kg के बराबर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ जो सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.5, ठीक। म्यू आपको दे रखा है 0.5। म्यू जो होता है वो आप कह सकते हैं कि मोर देन 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 के बराबर। इस पे कौन कौन से फोर्स? mg नीचे 50 और n ऊपर, तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि n इस पे कितना है 50, क्योंकि वर्टिकल में और कोई फोर्स इस पे नहीं है। अब अगर n 50 है तो अपने को ये भी समझ में आता है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू n के बराबर। तो 0.5 इंटू 50 विल गिव यू 25। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग सकता है वो लगेगा 25 न्यूटन्स, जो लग सकता है। अब इस केस में जब आपने हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगा रखा, इस केस में फ्रिक्शन है यहाँ पे 0, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, यहाँ कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है जिसको अपोज किया जाए। अब क्या किया आपने? इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाना शुरू किया। जब फोर्स लगाना शुरू किया तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? उस फोर्स के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तब तक नहीं हिलेगा अपनी जगह से जब तक कि आप इस पे 25 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स नहीं लगा देते, क्योंकि तब तक तो फ्रिक्शन है जो इसको रोक सकता है। तो जब तक F 0 से 25 तक नहीं हो जाता तब तक ये रेस्ट पे ही रहने वाला है, क्योंकि फ्रिक्शन इसको लगातार अपोज करता रहेगा। और अगर ये रेस्ट पे है, मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स भी 0 है, और वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फोर्स बराबर हों। तो ध्यान रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अपोज तो करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को। और कैसे? ये जो होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये खुद से एडजस्ट करता है, जिधर जरूरत होती है उतनी ही ये लगता है। तो जैसे आपने यहाँ बोला कि जब आपने इस पे फोर्स लगाया लेट्स से 10 न्यूटन्स का, तो ये 10 न्यूटन की वजह से इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो भी 10 न्यूटन का ही आएगा। आप जब इस फोर्स को 12 न्यूटन कर देंगे तो इधर फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन आएगा। जब इस फोर्स को 24 न्यूटन कर देंगे तो ये भी 24 न्यूटन आएगा। जब इसको 25 कर देंगे तो ये भी 25 आएगा। जब आप इसे 26 कर देंगे तब भी ये 25 आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, ये उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। जब आपने इसको 26 न्यूटन कर दिया, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे नेट फोर्स कुछ आ गया, इधर लग रहा है 26, इधर लग रहा है 25। इस टाइम पे तो यहाँ पे इस पे नेट फोर्स आ चुका है 26 माइनस 25 इक्वल टू 1 न्यूटन। इस डायरेक्शन में इस पे एक नेट फोर्स है 1 न्यूटन का। अब ये मूव होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एन के बराबर, लेकिन उसकी हमेशा वैल्यू म्यू एन हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि एक्सटर्नली कितना फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं जिसकी वजह से मोशन में आ सकता है, उसको ये अपोज करेगा। तो टेबल के साथ भी यही हुआ। जब आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर में है। पर एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपना फोर्स बढ़ाते जा रहे थे तो उस पर नेट फोर्स आ गया टेबल पे, और वो अब मूव होना शुरू हो गया। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो हमें फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या याद रखना है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर से बता रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी म्यू इनटू एन। जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यू एन हो, डिपेंड करता है कितना लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है बात है यहाँ तक सारी? पक्की बात? चलिए, तो ये जो म्यू है ये म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है सरफेसेस पे, उनकी स्मूथनेस पे, उनके रफनेस पे। आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो नाम से समझ में आता है कि जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो सरफेसेस के बीच में, तो ये क्या करता है? ये
अपोज करता है रिलेटिव मोशंस को, अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एंड दिस फोर्स इज सफिशिएंट टू ड्रैग दिस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन। अब ये म्यू के क्या है? दिस म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की थी तो आप वहां भी ऐसा लिख सकते हैं कि दिस एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग गिवन नहीं होता, आपको बोल देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे इतना है, तो उस केस में आपको सीधा सीधा दोनों को बराबर ले लेना है, म्यू एस एंड म्यू के इक्वल ले लेना है उसमें। पर अगर आपको अलग से मेंशन कर रखा है कि सरफेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है, तो आपको फिर अलग अलग कंसिडर करना चाहिए। और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरी नहीं करती, डज नॉट वेरी, नॉट वेरिएबल। ठीक है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन था ना सेल्फ एडजस्टिंग, वैसा यहाँ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इनटू एन के बराबर। ये हमेशा इतना ही लगता रहेगा, जब तक कि ये बॉडी चल रही है ये फोर्स इतना ही लगेगा। जैसे बॉडी रेस्ट में आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू अप हो सकता है। तो जब तक बॉडी मोशन में है तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक नाम से ही समझ में आना चाहिए कि मोशन से रिलेटेड ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इनटू एन के बराबर। तो आई गेस आपको दोनों बातें क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर हो सकती है, काइनेटिक की हमेशा म्यू एन के बराबर होती है। ठीक है, स्टैटिक कब लगता है? जब टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, एक्चुअल मोशन ना हो। काइनेटिक कब लगता है? जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन सरफेसेस के बीच में हो रहा हो। ठीक बात सारी यहां तक पक्की बात? चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। आपको बोला गया कि एक, आप सिंपल सा अपना एग्जांपल ले सकते हैं, एक ट्रक है। अब ट्रक जब मूव करता है तो लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है a, यहाँ पीछे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा। हम सूडो फोर्स पढ़ के आए थे, तो आप जब यहाँ बैठ के ट्रक में बैठ के इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन है और उसके अंदर आप खड़े हैं, आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हैं। जब आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होते हैं तो ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स लगाते हैं इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। हम बात करके आ चुके थे, दिस इज अ सूडो फोर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए? ये रेस्ट पे है भाई, ट्रक में जा रहा है तो ऑब्वियसली ट्रक के साथ साथ मूव कर रहा है, ट्रक के रिलेटिव इसका मोशन नहीं है भाई। ऐसा होता है क्या कि ट्रक की सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये सरफेस के अंदर इधर उधर होता रहता है ट्रक की सरफेस के साथ? ऐसा तो नहीं है भाई, जहां रखा है ट्रक के साथ साथ ये पूरा मूव करता है ना? तो रिलेटिव तो ट्रक इसका मोशन नहीं होता, मतलब वहां पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहला जाएगा। बात क्लियर करना है, बात स्टैटिक काइनेटिक की बात क्लियर रखना हमेशा। सरफेसेस का मोशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। पूरा ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो यस ये मूव कर रहा है, लेकिन क्या ये ट्रक की सरफेस के साथ मूव कर रहा है? नहीं भाई, ट्रक की सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पूरी सरफेस के साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग से सरफेस पे मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो आएगी इस ma के बराबर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है। तो आप कभी भी ध्यान से देखिएगा कि जो भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो कभी भी एकदम से ब्रेक नहीं मारते। एकदम से अगर ब्रेक मारा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा,
और जैसे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, इस पे सूडो फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, और वो सूडो फोर्स इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट मूव होके कैबिन में घुस जाएगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। तभी ट्रक वाले अचानक से ब्रेक नहीं मारते। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पक्की बात? उनको ये फ्रिक्शन को मेंटेन करके चलना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन अपने व्हीकल को नहीं दे सकते, ताकि ये फ्रिक्शन इनके बीच में मेंटेन रहे, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा ये सूडो फोर्स ना हो जाए। ठीक है बात? तो चलिए, आपको फ्रिक्शन की बात समझ में आ गई। तो अगर अपन एक ग्राफ बनाना चाहें बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ रखा हुआ है म्यू, यहाँ का कोफिशिएंट है, इस पे फोर्स लगा रहे हो एफ, तो दिस इज अप्लाइड फोर्स, और उसकी वजह से पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इसमें अगर एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स हियर। ठीक है, तो शुरू में हमने देखा कि जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पे एक्ट करेगा, क्योंकि तब तक ये मोशन में नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसा, जितना फोर्स आप बाहर से लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी लगता जाएगा, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करोगे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन हमें पता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू तक आने के बाद ये फ्रिक्शन फोर्स अब और इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर। तो ये आपका आ गया एफ मैक्स म्यू इंटू एन। अब आप अगर और इंक्रीज करते हो अप्लाइड फोर्स को, तो ये चलना शुरू कर देगा, और जब चलना शुरू कर देता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक से थोड़ी सी कम होती है, और वो कांस्टेंट होता है, ये बात तुम्हें पता ही है। तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिख सकते हैं दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पोर्शन, और ये एफ मैक्स जो है इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो ऊपर टॉप पॉइंट है ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स और नहीं लग सकता, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा, इसलिए उसको बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है, उसके बाद वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इसे कहते हैं। तो ऐसा इसका ग्राफ बनता है, और ये बात हमें यहाँ से पता चली कि काइनेटिक फ्रिक्शन को आप लिखते हैं म्यू के इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे आप लिखते थे म्यू एस इंटू एन, एफ मैक्स को। तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, कि भाई म्यू एस जो है इज मोर देन म्यू के, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एफ मैक्स जो है इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बैठ रहा है यहाँ कहीं, अगर हम इसे इधर इंक्रीज करें तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ कहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब म्यू एस इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से चलाना है तो फ्रिक्शन फोर्स हमें ज्यादा उसमें अपोज करता है, और दूसरी बात जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम अपोज करता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में हमें अलग अलग वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम इसको सेम मान के काम करते हैं, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तीसरा एक फ्रिक्शन और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बारे में आप इतना ही जानेंगे अभी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसलिए चीजों को रोल करना आसान होता है बजाय कि उनको स्लाइड करने के। जैसे एक व्हील है, व्हील रोल करता है, रोल करना मतलब वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, इसको बोलते हैं रोलिंग। तो व्हील रोल करता है, उस पर रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। जबकि चीजों का आप अगर स्लाइड करो, एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ जमीन पे और आप खींच रहे हो आगे, तो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड में फ्रिक्शन जो आएगा वो स्टैटिक और काइनेटिक वाला काम आएगा। ठीक है बात? तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, बात हमें ध्यान रखनी है। स्टैटिक इज मोर देन काइनेटिक, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमें पता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज म्यू के इंटू एन के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें अपन पॉइंट देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है?
कि एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे फोर्सेस अगर बनाए जाए तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, फिर नीचे इस पे mg लग रहा है, इस पे ऊपर n लग रहा है, इस तरफ इस पे फ्रिक्शन लगेगा अगर आपने यहाँ पे एक फोर्स एक्स्ट्रा भी लगा रखा है तो। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये इस पे चल रहा है तो इस पे एक फोर्स इस तरीके से पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। चाहे तो आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए, ये बोल दीजिए कि ये इस तरफ चल रहा है, तो जब चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे इस पे लगने वाला है इस तरफ, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस से इस पे फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट का एंगल विद नॉर्मल, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, बाय ग्राउंड बोल दीजिए भले ही। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ग्राउंड पे इसकी वजह से, एक तो नॉर्मल लग रहा है, दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है। क्या दोनों ही इसके कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉर्मल भी तभी होता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं, और फ्रिक्शन भी तभी होता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं। तो इन फोर्सेस को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स या सरफेस फोर्सेस। ग्राउंड या इसको सरफेस लिख सकते हैं आप, सरफेस। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, मतलब फ्रिक्शन इस तरफ है, नॉर्मल इस तरफ है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, और ये जो एंगल है फाई, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कहीं अगर आपसे क्वेश्चन में टर्म पूछ ली जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट दिस फाई, जो नॉर्मल और इनके रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। रिजल्टेंट किस किस का, फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट। क्लियर है बात। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है, जब दो फोर्सेस 90 पे होते हैं तो रिजल्टेंट लिखा जाता है सीधा इस तरीके से, रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से। फिर नॉर्मल और फ्रिक्शन 90 पे होंगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है सरफेस के पैरेलल, नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों हमेशा 90 पे होने वाले हैं। जब हमेशा 90 पे हैं तो उनका रिजल्टेंट आएगा ऐसा। अब यहाँ से आराम से लिख सकते हैं cos phi is n by r, which is n by root over n square plus f square। फ्रिक्शन की वैल्यू अपन देख सकते हैं, अगर फोर्स इज लेस देन म्यू एन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू एफ, और अगर दिस फोर्स इज मोर देन म्यू एन तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आएगी, म्यू के इनटू एन। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आप यहाँ रखेंगे, और उसके हिसाब से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट एक टर्म है जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि टर्म कहीं कहीं काम आती है। ऐसे एक जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, या उसको कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये क्या है कि भाई अगर आपने एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये है एंगल थीटा। अब इस एंगल को वेरी कर रहे हैं। आपने क्या किया भाई, पहले ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कम एंगल पे था, से ऐसे ही था, बिल्कुल फ्लैट था। अब धीरे धीरे आप इसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप इसको इसे उठाते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो ब्लॉक यहाँ पहले फ्लैट पे रखा हुआ था अब धीरे धीरे ये ऐसे इंक्रीज होगा, तो धीरे 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 ये नीचे हो सकता है एक एंगल पे आके नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे। आप चाहें तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं इसे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख लीजिए पीछे की तरफ, और फिर धीरे धीरे इसे उठाना शुरू कीजिए, तो एक एंगल आएगा जब वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो स्लाइड किया मतलब अब जो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे है वो सफिशिएंट नहीं है उसे रोकने के लिए, तभी वो नीचे स्लाइड कर गया। तो बस वही बात हमें देखनी है। इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे, इस पे नॉर्मल लगेगा इस तरफ, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होता है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और ऊपर की तरफ क्यों लगा फ्रिक्शन वैसे, क्योंकि इसका जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो नीचे की तरफ है। भाई इसे जैसे आप ऊपर की तरफ इसे उठाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या कोशिश करेगा कि ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए, और नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन लगना चाहिए ऊपर की तरफ जो इसको अपोज करे। अब ये किसकी वजह से इधर आएगा, तो mg के दो कंपोनेंट लेते हैं, इधर आएगा mg sin थीटा, ये बात हम पहले कर चुके हैं, और इधर आएगा mg cos थीटा, ये सारी बात हम पहले देख चुके हैं। अब अगर अपने पास दो डायरेक्शन है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक पैरेलल टू द प्लेन, ऐसी दो डायरेक्शंस अपने पास है, मैं इसे बोलता हूँ x, इसे बोलता हूँ y, ठीक है। तो अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं
तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन को ऊपर, प्लेन से ऊपर तो नहीं उठ सकता है, प्लेन को छोड़ के तो नहीं जा सकता इस इंक्लाइन प्लेन को। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 मतलब एन आपको मिला mg cos थीटा। और एक्स डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा ये दो चीजें हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिटिंग केस होगा, लिमिटिंग केस जब ये जस्ट स्लाइड कर जाए, जस्ट स्लाइड, मतलब इस टाइम पे इस पे नेट फोर्स 0 होगा और थोड़ा सा और इंक्रीज करते ही ये नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो उधर पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है mg sin थीटा। इसका मतलब फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। और फ्रिक्शन के वैल्यू में पता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू s इंटू एन इक्वल टू दिस। तो यहां से मेरे बात समझ में आती है कि इसकी अगर n की जगह में डाल देता हूँ mg cos थीटा, तो यहां से मैं mg कैंसिल हो जाएंगी चीजें और आपके पास बनेगा म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। तो दिस थीटा एंगल इज द एंगल ऑफ रिपोज जब वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। क्लियर बात? तो इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जब वो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, मतलब अब फ्रिक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा अगर आप इसको और एंगल बढ़ाते हैं तो अब वो नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं दिस इज mg sin थीटा जो नीचे इसको लेके आना चाहता है। और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स इस पे लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो कुछ समय तक तो फ्रिक्शन इसको संभाल सकता है, लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद जब फोर्स और इंक्रीज हुआ तो अब फ्रिक्शन नहीं संभाल पाएगा, अब वो नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगा। और वही था एंगल ऑफ रिपोज। तो वो एंगल जहां पे इसने स्लाइड करना शुरू किया, और देखिए वो एंगल मिला भी कितना, जितना कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसके बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे पास है, आपको सीधा सीधा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ये है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बात? चलिए, जनरली जो म्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ज्यादा भी उसे बना सकते हैं वो अलग बात है। जनरली 0 से 1 के बीच में म्यू रहता है। ठीक है, ओके ओके। अब ये मानना कि फ्रिक्शन हमेशा आपका नुकसान ही करता है क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ये मानना गलत है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हमेशा आपको नुकसान हो रहा है कि वो मोशन को अपोज कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचिए आप जब चल पा रहे हैं तो रिलेटिव मोशन अगर आपका और सरफेस का होता तो आप उस पर स्लाइड करते, ऐसा। सरफेस है, ग्राउंड है, आप इस पर चल पा रहे हैं, अपना पैर आपने रखा और पैर स्लिप किया, स्लाइड किया, रिलेटिव मोशन हुआ। जैसे रिलेटिव मोशन हुआ आप स्लाइड करेंगे और गिर जाएंगे। इसको रोका किसने? इसे रोका फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन की वजह से ही आप अपने पैर को यहाँ जमा पाए, इस ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगा पाए। वही फ्रिक्शन फोर्स आप पे आगे की तरफ लगा, क्योंकि फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स पे एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो जब आप बात करते हैं कि इस पे रखा हुआ है, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ग्राउंड पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर एक सरफेस पे पीछे की तरफ है तो दूसरे सरफेस पे आगे की तरफ होगा। तो यही आपने किया कि आपने अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, तो आपके पैरों पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा, इसलिए आप अपना पैर आगे बढ़ा पाए। क्लियर है? तो चलने के लिए फ्रिक्शन काम आता है। ऐसे साइकिलिंग जब आप करते हैं तो जो व्हील घूम रहा है, व्हील घूमने के लिए, व्हील को आगे बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन का टॉर्क काम आता है। और जब एक ऑब्जेक्ट, एक अभी हमने एग्जांपल देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन में, जब मैंने आपको बताया था ट्रक वाला एग्जांपल, कि ट्रक में जो सामान रखा होता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही अपनी जगह पे टिका हुआ रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ट्रक में सामान स्लाइड करेगा, ट्रक की कोई उसमें अहमियत नहीं रह जाएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से वो सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है, उसी वजह से आप उसे ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सारी बातें पक्की बात? चलिए, तो फ्रिक्शन हमेशा आपका नुकसान करेगा ये मानना गलत है। यस, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं। क्लियर है बात? तो चलिए, आज का वीडियो अपन यहीं फ्रिक्शन के बेसिक तक खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बात करेंगे हम कि मोशन में फ्रिक्शन को कैसे यूज किया जाए, या जब एफबीडीज हम बनाते हैं तो फ्रिक्शन को कैसे वहां पे शो किया जाए, और आगे की इक्वेशंस एफ इक्वल टू एम ए वगैरह फ्रिक्शन के साथ अब कैसे अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय,
पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।